नमस्कार दोस्तों। आज की बात, बोर की बात, हमारी बात, आपकी बात, हम सब की बात। सबका स्वागत है। आज थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इंतज़ार होगा। उन लोगों को खासकर जो ये प्रोग्राम मेरा रोज़ देखते हैं, तो सभी को मेरा नमस्कार। अगले आधे घंटे तक हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और जो लोग हमें बाद में देखेंगे उनको भी मेरा नमस्कार। और आपसे एक गुजारिश है कि ये प्रोग्राम आप रोज़ देखते हैं तो कम से कम इसके बारे में कुछ एक अपने विचार ज़रूर हमसे साझा करें कमेंट बॉक्स में जाकर, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। तो सबसे पहला तो एक लखनऊ में कल बड़ी अजीब घटना हुई है और ये घटनाएं तो अक्सर सुनने में आ रही हैं। सीएमएस स्कूल है बड़ा फेमस लखनऊ का, और सीएमएस के अलीगंज ब्रांच में कल जो है एक लड़का बेहोश हुआ और उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और ब्रॉड डेड बता दिया उसको। जी हाँ, ये खबर सारे अखबारों में छपी है और चूँकि इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं कि कोई ड्रिल मतलब जिम करते करते, कोई डांस करते करते, कोई चलते चलते गिर जा रहा था, लेकिन वो सारे उम्रदराज थे या 20-25 साल के ऊपर से लोग थे। कोई 40 का, कोई 45 का, कोई 50 का। अपने राजू भाई थे 46 साल के, राजू श्रीवास्तव, कॉमेडियन। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पिछले 1-2 सालों में आपने सुना होगा, देखा होगा, वीडियो देखे होंगे। लेकिन ये खबर छपी है कि क्लास में बेहोश हुआ छात्र और मौत। तो बड़ा दुखद है ये। थोड़ा सा खबर मैं आपको बता देता हूँ कि अलीगंज सेक्टर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बुधवार को 9वीं का छात्र क्लासरूम में एकाएक बेहोश हो गया। शिक्षक उसे पास के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताते हुए उसे लारी कार्डियोलॉजी भेजा। लारी कार्डियोलॉजी मतलब मेडिकल कॉलेज का जो हार्ट का विंग है, जहां पे हार्ट का इलाज होता है, वहां उसे डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट न होने की वजह से डॉक्टरों ने हार्ट और विसरा सुरक्षित रखवा लिया है। हालांकि हार्ट में ब्लड क्लॉटिंग पाए जाने से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है। वहीं छात्र के पिता ने स्कूल की ओर से मिली अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर अनहोनी की आशंका जताई है। उन्होंने शासन से मामले की जांच करवाने की बात कही है। खुर्रम नगर के मतीनपुरवा निवासी अनवर सिद्दीकी बिल्डर हैं। उनके जुड़वा बेटे आतिफ और अयान सिद्दीकी अलीगंज सेक्टर ओ स्थित सीएमएस में कक्षा 9 के छात्र हैं। अनवर ने बताया कि बुधवार करीब 12 बजे, सवा 12 बजे स्कूल से टीचर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आतिफ क्लास में गिरकर बेहोश हो गया है। उसे अलीगंज स्थित आरुषि मेडिकल सेंटर ले जाए जा रहे हैं। अनवर के हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद स्कूल प्रशासन आतिफ को लेकर पहुंच गया। वहां डॉक्टरों ने उसे सीपीआर दिया और होश नहीं आने पर लारी रेफ़र कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बेहद स्ट्रेंज है कि एक 15 साल के बच्चे को मतलब ये हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसा तो बड़ा रेयर होता है और जो डॉक्टर हैं उनके मुताबिक 1 लाख बच्चों में सिर्फ एक के साथ ऐसा होता है। और बहुत ही मुश्किल है कि इस तरह का कुछ जो है बच्चे में देखा जाए। तो क्लॉटिंग उसके हार्ट में मिली थी, तो क्लॉटिंग की वजह से जो है उसको हार्ट अटैक बताई जा रही है। तो ये एक खबर थी जिसको मैंने सोचा कि आपसे वो कर लूँ कि ये तो बड़ा ही वो है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनाडा की। लखनऊ से सीधे कनाडा। कनाडा में रह रहे भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो सावधानी बरतें। ये एडवाइजरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कल जारी की गई है कि जो भारतीय कनाडा में रह रहे हैं वो
सावधानी बरतें। कनाडा सरकार की ओर से भारत में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने के एक दिन बाद भारत ने भी कनाडा में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि कनाडा में बढ़ रही भारत विरोधी गतिविधियों, हेट क्राइम और हिंसा के बीच वहाँ रह रहे भारतीय सावधानी बरतें। वे उन इलाकों में जाने से बचें जहाँ भारत विरोधी गतिविधियाँ पहले से देखी जा चुकी हैं। सभी भारतीय, खासतौर से छात्र, ओटावा के हाई कमीशन टोरंटो, वैंकूवर में जो भारतीय कौंसलेट हैं उसमें खुद को रजिस्टर करा लें। एडवाइजरी में ये भी जिक्र है कि हाल ही में भारतीय राजनयिकों और समुदाय ने जब कनाडा में एंटी इंडिया एजेंडे का विरोध किया तो उन्हें धमकी दी गई। पूरा विवाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के संसद में बयान के बाद शुरू हुआ है। ट्रूडो ने अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में भारत की भूमिका का जिक्र किया था, मैंने बताया था, एक तरह से आरोप लगाया था उन्होंने। उसके बाद कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसके बाद भारत ने भी एक कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कहा। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया। इस बीच बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। तो जाहिर सी बात है कि भारत और कनाडा के रिश्ते जो है वो तनावपूर्ण हो गए हैं और इसके पीछे जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट है और पंजाब की जो आबादी वहाँ रह रही है और कनाडा की इकोनॉमी को मजबूत किए हुए है। तो कनाडा जो है खुल के पंजाबियों के साथ आ गया है। हालांकि सभी वहाँ पर जो है जो कनाडा के वो हैं वो समर्थन कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थक फोर्सेज जो वहाँ पे हैं, जो अलग खालिस्तान स्टेट का समर्थन करती हैं, तो वो जो आंदोलन चला रहे हैं तो उसमें सब नहीं शामिल हैं, कुछ ही लोग शामिल हैं। लेकिन उनको किसी भी तरह से समर्थन या सपोर्ट करना ये गलत बात है। तो अब देखिए जो कनाडा एक उसका मेंबर है 5 आइज, जिसमें कनाडा, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो इन लोगों के साथ भी कनाडा ने अपनी बातें कही हैं, यही भारत विरोधी। तो कनाडा ने अपने 5 आइज अलायंस के साथियों से पूरे विवाद पर जानकारी साझा की है। ये देश पूरी तरह से कनाडा के साथ नज़र नहीं आए। हालांकि उन्होंने कहा कि कनाडा के आरोपों की जांच हो। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने कहा कि 5 आइज ग्रुप का सदस्य होने की वजह से सिक्योरिटी ब्रीफिंग पर बात नहीं करूंगा। 5 आइज ग्रुप में कनाडा, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इस बीच जो है पंजाबी कनाडाई सिंगर शुभनीत सिंह का भारत टूर कैंसिल कर दिया गया है। शुभनीत को कनाडा में अलगाववादियों का समर्थन माना जाता है। कनाडा के बाद तुर्की जो है, जहाँ भूकंप आया था, आपको याद ही होगा, इस्लामिक कंट्री है, रसिया का नज़दीकी है। तो ये भी कश्मीर का राव अलाप रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान बातचीत के जरिए इसे सुलझाएं, इससे क्षेत्र में स्थिरता आएगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के माध्यम से कश्मीर में स्थायी शांति होने से ही दक्षिण एशिया में शांति स्थिरता का रास्ता साफ होगा। हम इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करेंगे। एर्दोआन ने 2020 में कश्मीर की स्थिति को ज्वलंत मुद्दा बताते हुए इसका विशेष दर्जा खत्म करने की आलोचना की थी। एर्दोआन जो है वो पाकिस्तान के करीबी बताए जाते हैं, तो बीच बीच में बोलते रहते हैं। आपको पता ही होगा कि अभी जब भारत में लोग आए थे G20 वाले, तो हुआ कि एक कॉरिडोर बनाया जाए यूरोप से इंडिया। तो इन्होंने, महाराज जी ने कहा कि वो शायद तुर्की से होकर नहीं गुजर रहा था, तो इन्होंने कहा कि साहब कोई भी कॉरिडोर या रास्ता हमारे तुर्की से होकर बिना कैसे गुजर सकता है। तो बीच बीच में उंगली करते रहते हैं, ये इनकी आदत है। चलिए ठीक है, करने दीजिए। चलिए अब तुर्की से चलते हैं ब्राज़ील। लूला दा सिल्वा
वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उन्होंने ग्वाटेमाला को देके, इन्होंने कश्मीर को देके बयान दिया तो उन्होंने ग्वाटेमाला को देके बयान दे दिया वहाँ पे इसी में यूएन का जो हो रहा है ये संयुक्त राष्ट्र आम सभा में, कि ग्वाटेमाला में जो है वहाँ पे कूप हो सकता है, यानी विद्रोह हो सकता है सुरक्षा बलों का। और एक बात और इन्होंने कही कि ब्राज़ील इज़ बैक। अब ब्राज़ील जो है ग्लोबल साउथ का एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर है या ब्रांड लीडर है, कुछ इस तरह की बात कही उन्होंने। तो उसको लेके बड़े चर्चा में है वो भी। लूला साहब हमारे अभी भारत भी आए थे पिछले दिनों, और बताया जाता है कि पिछले 2-4-6 महीनों में करीब 21 देशों का दौरा भी कर चुके हैं। सारे देशों को, चाइना भी गए हैं, पाकिस्तान भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं। तो वो जो है साउथ ग्लोब के लीडर बनना चाहते हैं, तो इसलिए चर्चा में हैं लूला जी। वैसे ब्राज़ील की इकोनॉमी जो है अभी भी स्टेबल नहीं हो पाई है, आपको पता ही है। तो ये है। तो हमने बात कर ली कनाडा की, हमने बात कर ली तुर्की की, हमने बात कर ली ब्राज़ील की। तो इन सब खबरों से आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होगा, इसलिए मैंने संक्षेप में बता दिया। और जो सबसे ज़्यादा आप इंटरेस्ट में खबर चल रही है भारत में, वो पिछले 2 दिनों से वो है महिला बिल लोकसभा से पास हो गया है। सिर्फ 2 वोट इसके अगेंस्ट में पड़े और 454 वोट जो है इसके फेवर में पड़े। तो एक तरह से ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है। तो कल जो सवाल उठाया गया, कल बहुत सारे नेताओं ने सवाल उठाया कि भाई इसमें जो है जनगणना और परिसीमन की बात कही गई है, तो उसको तो करने में सालों लग जाएंगे। मायावती ने कहा कि तो होगा नहीं करेगा, होगा भी तो सालों लगेंगे इसको बनने में। राम गोपाल जी ने कहा कि साहब ये मतलब लॉलीपॉप है, और अखिलेश यादव ने कहा कि तो वहाँ झूठ के साथ जो है नई संसद की शुरुआत हुई है, कुछ ऐसा ट्वीट किया उन्होंने। तो जितनी मुँह उतनी बातें, और कांग्रेस का वो बिल्कुल साफ था। तो थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये पास हुआ है जो कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल बुधवार को लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया। इस संविधान संशोधन बिल पर पर्चियों से वोटिंग कराई गई। बिल के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। ओवैसी की पार्टी AIMIM के 2 सांसदों ने बिल का विरोध किया। गुरुवार को बिल राज्यसभा में पेश होगा। बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आम चुनाव के फौरन बाद जनगणना परिसीमन की कार्रवाई होगी। शाह ने कांग्रेस पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी के लिए यह मान्यता और कार्य संस्कृति का सवाल है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि जाति जनगणना करवाकर इसमें SC, ST, OBC की महिलाओं के लिए कोटे का इंतजाम हो। तो आपको बता दें कि SC, SC कोटे पर जो है 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। लोकसभा विधानसभाओं में SC, ST कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 21 नवंबर को सुनवाई करेगा। केंद्र ने 2020 में रिजर्वेशन 10 साल के लिए, रिजर्वेशन यानी आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया था, और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो ये जो आशंका विपक्ष जता रहा है कि साहब इसमें सालों लगेंगे और ये तो होगा ही नहीं, और ये क्लॉज होना ही नहीं चाहता। राहुल गांधी ने भी कल संसद में कहा कि ये ख़त्म करिए और सीधा सीधा आरक्षण दीजिए। तो सीधा सीधा आरक्षण देने में एक दिक्कत ये भी है कि बहुत से लोग कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो मामला सब जुडिस हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि इसको किया जाएगा परिसीमन और जनगणना का कार्य। तो जब सब जुडिस हो जाएगा तब उसमें भी टाइम लगेगा, वैसे भी टाइम लग रहा है। तो हालांकि अब ये गृह मंत्री जी ने हमारे आश्वासन दिया है कि नहीं साहब, जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा उसके बाद जनगणना और परिसीमन की जनगणना करवाई जाएगी, फिर परिसीमन करवाया जाएगा। मान के चलिए कि 2-3 साल तो लग ही जाएंगे आपको, और परिसीमन भी जब होगा तो तमाम लोग कोर्ट जाएंगे इधर उधर ऐसे करके। बहरहाल 15 साल भले न लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये कह रहे हैं कि 29 में जो है ये एप्लीकेबल होगा, तो संभवतः या शायद 50-50
चांसेज हैं जो हिसाब किताब है भारत का और यहाँ की व्यवस्था का, तो उससे लगता है कि हो भी सकता है 29 में और नहीं भी हो सकता है। गॉड नोच, देखते हैं क्या होता है, बहुत समय है अभी। तो ये थी महिला रिजर्वेशन बिल, वुमेन आरक्षण, वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है। अब जो है अपने अनिल कपूर साहब, झकास, देखिए पता नहीं कोर्ट ने मना किया है, आई एम सॉरी, अब ये झकास शब्द आप बोल नहीं पाएंगे अनिल कपूर की मंजूरी के बिना। जिसको देखो वही झकास झकास बोलता रहता था, और वो आजकल दिखाते हैं जो यूट्यूब वगैरह पे नहीं देखते हैं आपकी, मतलब कोई अगर किसी के बात पे हंसना है तो खुद नहीं हंसते थे, वो जो वो है वेलकम वाला सीन है जिसमें वो हंसते हुए दिखाई देते हैं अनिल कपूर और वो नाना पाटेकर, तो वो है। तो अनिल कपूर साहब इसके खिलाफ कोर्ट गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर के मशहूर तकिया कलाम झकास का उनकी इजाज़त के बिना और गलत इस्तेमाल पर बुधवार को रोक लगा दी। ये प्रतिबंध अनिल के नाम, तस्वीर, आवाज़ और व्यक्तित्व की अन्य खासियतों का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने पर लागू होगा। जैसे कि मैंने बताया, यूट्यूब पे बड़ा दिखाते हैं। माननीय जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने आदेश में कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सुरक्षित है, लेकिन जब यह सीमा पार करती है और किसी के व्यक्तित्व संबंधी अधिकारों को खतरे में डालती है तो ये गैर कानूनी हो जाती है। एक्टर के नाम, आवाज़, डायलॉग और तस्वीरों का अवैध तरीके से व्यावसायिक उद्देश्य से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने कई वेबसाइट्स और दूसरे मंचों के खिलाफ दायर अनिल कपूर की ओर से दायर मुकदमे पर सुनवाई के दौरान ये अंतरिम आदेश जारी किया। कपूर ने व्यावसायिक लाभ के लिए उनके व्यक्तित्व और सेलिब्रिटी अधिकारों के अनाधिकृत शोषण का आरोप लगाते हुए ये मुकदमा दायर किया है। कपूर की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि कई वेबसाइट और मंच तमाम गतिविधियों के जरिए वादी के व्यक्तित्व की खूबियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब एक चीज़ हमारी समझ में नहीं आई कि चलिए साहब ठीक है, अनिल कपूर की तस्वीर और अनिल कपूर के डायलॉग और अनिल कपूर का चेहरा और ये तमाम चीज़ें, नाम तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकता कोई भी, हम तो खैर नहीं करते, लेकिन ये झकास शब्द जो है ये तो अनिल कपूर का है नहीं। ये तो भैया मतलब सालों से हमारे बोलचाल में प्रचलित है। कोई पूछता है भैया कैसा दिख रहा हूँ, हम बोलते हैं झकास लग रहे हो। ये झकास शब्द मेरे ख्याल से आमिर खान ने भी जो है रंगीला में बोला था उर्मिला मातोंडकर को देखकर। तो इस शब्द पे कैसे वो अपना कब्जा बता सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आए ये शब्द झकास जो है उर्दू का है या हिंदी का है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन किसी शब्द पे किसी का अधिकार कैसे हो सकता है। अब जैसे रमेश सिप्पी साहब बोलेंगे तेरा क्या होगा रे कालिया, अब कोई बोलेगा नहीं, कोई यूज नहीं करेगा। तो कालिया शब्द तो साला नाम है या एक वर्ड है, तो उसी तरह झकास भी तो एक वर्ड है। तो झकास शब्द खाली अनिल कपूर इस्तेमाल करेंगे इस आदेश का, ये मतलब है? ये कैसे हो सकता है? चलिए, माननीय जज हैं तो अब ये आर्डर तो हमने पूरा देखा नहीं है क्या है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया इसलिए मैंने पूछा आपसे। आपको अगर पता हो तो ज़रा ज़रूर बताइएगा। तो ये है भैया आज की खबरें, तो ऐसे ही हैं। जो मेन खबरें थी मैंने आपको बता दिया। आज से इंटरनेशनल ट्रेड शो शुरू हो रहा है हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है ये 25 तारीख तक चलेगा। जो लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं वो जाके देख आइएगा। यूपी में बहुत बड़े बड़े स्टॉल लग रहे हैं और तमाम कंपनियां आ रही हैं, एक से एक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आसपास रहते हैं तो चूकिएगा मत, जाइएगा ज़रूर। फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद एक बार फिर देश और दुनिया की बड़ी कंपनियां प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होने वाली यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो
UPITS में हिस्सा लेंगी। गुरुवार यानी आज से शुरू हो रहे UPITS में दुनिया के 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने उत्पादों को उद्यमियों और एक्सपोर्टर्स के बीच प्रस्तुत करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों की भी प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें यूपी की उपलब्धियां दिखाई जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन का उद्घाटन करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ट्रेड शो में सुबह 11 से अपराह्न 3 बजे तक बिजनेस आवर्स रहेगा, जबकि इसके बाद 3 बजे से रात 8 बजे तक ये आम पब्लिक के लिए खुला रहेगा। आम लोगों का इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रवेश निःशुल्क है। 44 एग्जीबिटर कैटेगरी के तहत एग्जीबिशन जो है ये लगाई जा रही है, तो जाइएगा ज़रूर। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें टाटा मोटर्स भी है, अल्ट्राटेक है, टोरंटो गैस है, होंडा है, पतंजलि है, वीवो है, एलजी है, जेके सीमेंट, इफ़को टोक्यो, मैक्सिन लाइफ, हमदर्द, एसबीआई, अडानी रियल्टी, डीएलएफ, रेड टैप, गलगोटिया, बहुत सारे हैं। आप जाके देखिए, मज़ा आएगा आपको। तो ये है। और उसके साथ ही साथ जो है 22 से 24 सितंबर तक होने वाले मोटो जीपी के आयोजन में राज्य सरकार निवेश के मौके तलाशेगी। ये मोटो में वो भी होगा ना, ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल वाला रेस। मोटो जीवो में रेडबुल, सेल, B1, BMW, ओकले, मॉन्स्टर, मोंटुल, टिसॉट, रेप्सॉल, पोलनी, ग्रोप्रो, होंडा, मिशेलिन, अमेजॉन, DHL और पेट्रोनास जैसी 275 दिग्गज कंपनियां शामिल हो रही हैं। ग्लोबल रेसिंग का इवेंट है और कुल मिलाकर ऐसा अनुमान है कि 1.5 लाख लोग करीब हिस्सा लेंगे और विदेशों से रह रहे 10,000 लोग इस इवेंट का हिस्सा बनने बुध इंटरनेशनल सर्किट में आएंगे। इसके अतिरिक्त 200 देशों में इस इवेंट को टेलीकास्ट किया जाएगा। 800 से लेकर 1.80 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में इस इवेंट के टिकट बिक रहे हैं। बाप रे बाप, 1,80,000 में भी इसका टिकट बिक रहा है, इसका मोटो रेस का। 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस इवेंट के टेलीकास्ट को पूरी दुनिया में 45 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा देखे जाने की उम्मीद है। तो ये है, इंटरनेशनल ट्रेड शो भी चलेगा और साथ साथ आपका ये मोटरसाइकिल रेस भी चलेगा, ग्रैंड प्रिक्स। अब आते हैं मणिपुर पे। मणिपुर की एक कलाकार है, उनकी खबर है। मैं सोचता हूँ मुझे अच्छी लगी तो आपके साथ शेयर कर लूँ। गर्मी बहुत है, अभी कुवार बाकी है। भादो ख़त्म होगा तो कुवार लगेगा हिंदी महीने से। तो हमारे बाबा कहते थे, दादाजी, कि कुवार में जो ये जो हैं चमड़े का काम जो लोग करते हैं, जो भी करते हों, तो वो लोग अपना चमड़ा सुखाते हैं। कहाँ सुखाते हैं? धूप में। मतलब कुवार का धूप, घाम इतना तेज होता है, तो वो अभी से दिखना शुरू हो गया है। 2-3 दिन कल से मतलब बारिश वारिश नहीं हो रही है, धूप है, तो देखिए यहाँ बैठे बैठे पसीना छूट रहा है। तो कुवार का घाम जो है वो बहुत तेज होता है। कुवार के बाद जब कार्तिक आएगा, कार्तिक के महीने में दीपावली होती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आपको तो पता ही है, तब जो है गर्मी कम होगी। तो खैर आते हैं मणिपुर में। मणिपुर की एक कलाकार दिल्ली आई थी और उन्होंने जो है एक कार्यक्रम में भाग लिया था और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्टिवल हुआ था पिछले दिनों दिल्ली में। तो उसमें मणिपुर की नुमाइंदगी के लिए सोमा लैसराम, ये जानी मानी अभिनेत्री हैं वहाँ की, मणिपुर की, करीब 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इन्हें जो है यहाँ बुलाया गया था नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल में मणिपुर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मणिपुर के दर्द को स्टेज से बताया था। तो उसको लेकर जो है बड़ा हंगामा मचा हुआ है। तो वहाँ पे जो मणिपुर में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कोंगली पाक कानबा लुप KKL, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, कोंगली पाक कानबा लुप KKL ने इनके ऊपर 3 साल का बैन लगाने की बात कही है, घोषणा की है। तो ये निहायत ही मतलब बेवकूफ़ाना हरकत है। और भाई किसी भी कलाकार को और किसी भी लेखक को, कवि को ये अधिकार तो होता ही है कि मंच पे अपनी
रचना के जरिए जो है वो अपनी पीड़ा को या अपने प्रदेश की पीड़ा को या अपने देश की पीड़ा को दर्शकों के सामने रखे। तो अगर मतलब सोमा लेसराम ने ये अगर किया तो इसमें क्या गलत किया? अब बताइए, इसमें लिखा भी है कि इस वजहों से राज्य के बाहर देश की राजधानी में हो रहे एक कार्यक्रम में शिरकत कर राज्य की पीड़ा बयान करने और वहां शांति लाने की अपील करने पर किसी अभिनेत्री को बैन करने की घोषणा कर दी जाए। सोमा लेसराम कोई अनजाना नाम भी नहीं है। वो 150 से ज़्यादा मणिपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, कई पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। स्वाभाविक है उन्हें दिल्ली में पिछले दिनों हुए नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्टिवल में मणिपुर की नुमाइंदगी के लिए आमंत्रित किया गया था। यह ऐसा सांस्कृतिक आयोजन था जिसमें सभी नॉर्थ ईस्ट राज्यों की जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया था। इस मंच के जरिए राज्य के लोगों की भावनाएं प्रकट कर सोमा लेसराम ने कोई गुनाह नहीं किया। केकेएल का कहना है कि उसने फिल्म एक्टर्स गिल्ड मणिपुर और सार्वजनिक अपीलों और व्यक्तिगत अनुरोध के जरिए उनसे इस कार्यक्रम में शामिल न होने को कहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस अपील या अनुरोध का आधार क्या है? मणिपुर का कोई कलाकार मणिपुर के बाहर किसी मंच पर यदि पूरे राज्य की पीड़ा का जिक्र करता है तो उसे राज्य के किसी भी समुदाय के हितों या भावनाओं के खिलाफ कैसे माना जा सकता है? गौर करने की बात है कि राज्य में जब मैतेई और कुकी समुदायों के बीच दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मानी जा रही थी, तभी मणिपुर राज्य के टीनेज खिलाड़ियों ने अंडर 16 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के चैंपियनशिप का खिताब दिलाकर न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि मैतेई कुकी मेल की मिसाल भी पेश की थी। ये नवभारत टाइम्स का संपादकीय है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस टीम में से 23 में से 16 खिलाड़ी मणिपुर के थे, जिसमें 11 मैतेई और 4 कुकी समुदाय के थे। और जो फाइनल में 2 गोल मारा गया उसमें एक गोल भरत लैरेंजम मैतेई समुदाय से थे और दूसरा गोल लेविस जैंगमिन लुन ये कुकी समुदाय से इन्होंने किया। स्वाभाविक है इस जीत से उभरे उत्साह ने कुछ पलों के लिए मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आई हाल की दूरियों को भुला दिया। जो काम इन लड़कों ने अपने खेल से किया वही काम सोमा लेसराम अपने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी से कर रही थी। तो ये है, बहुत गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मणिपुर की हिंसा पे ही बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। और जो है वो हमारे सिराज भाई जो है दुनिया के नंबर 1 बॉलर हो गए, पता है कि नहीं आपको? भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने हाल में समाप्त हुए एशिया कप फाइनल में 6 विकेट झटके थे। शानदार प्रदर्शन के बाद पुरुषों की आईसीसी वनडे बॉलर्स रैंकिंग में वो फिर से नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। सिराज ने जनवरी में गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन मार्च में जोश हेजलवुड ने उन्हें इस स्थान से रिप्लेस कर दिया था। एशिया कप के फाइनल में अपने यादगार प्रदर्शन की बदौलत श्रीलंका को महज 50 रन में समेटने वाले अहम भूमिका निभाने वाले सिराज को 8 पायदान का फायदा हुआ है। फाइनल में भारत 10 विकेट से जीता था। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव 3 पायदान के नुकसान से 9वें स्थान पर खिसक गए। तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह 2 पायदान के लाभ से 27वें और हार्दिक पांड्या 8 पायदान के लाभ से 50वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लेकिन अपने सिराज भाई नंबर 1 हैं और रहेंगे। और बॉलर की बात करें तो एक बॉलर और हैं हमारे बड़े अच्छे बॉलर और बड़े सीनियर और बड़े सफल बॉलर हैं हमारे अश्विन साहब, रामचंद्रन अश्विन। वो आज ट्रायल के लिए उतरेंगे। अजीत अगरकर जो है मोहाली में शायद उनको ट्रायल के लिए बुलाया गया है और उनके साथ वाशिंगटन सुंदर भी होंगे वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होने के लिए, क्योंकि अक्षर पटेल घायल हैं। तो हालांकि ये अफसोसनाक है कि हमारे रामचंद्र अश्विन जैसे खिलाड़ी को ट्रायल के लिए जाना पड़ रहा है, वो भी उस खिलाड़ी के साथ, वाशिंगटन सुंदर के साथ, जो उनसे कुछ नहीं तो 14-15 साल जो है जूनियर हैं। बहरहाल अपना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अपना अपना तरीका होगा। देखिए क्या होता है। तो चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद ने कहा कि मुझे लगता है कि अश्विन दौड़ में आगे हैं और उस जैसे स्तर के गेंदबाज को टीम में बुलाया गया है। मुझे हमेशा से ही लगता है कि अश्विन को उसी समय से टीम में शामिल होना चाहिए था जब से वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही थी। तो देखिए अपने अश्विन भाई वर्ल्ड कप की टीम में आते हैं कि नहीं आते हैं। और एक रिकॉर्ड इसमें हमारा दिया गया है
के अखबार में कि इस बार की वर्ल्ड कप में भारत एक इकलौती टीम है जिसके 3 खिलाड़ियों रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन ने वनडे इंटरनेशनल मैचों में डबल सेंचुरी लगाई है। डबल सेंचुरी लगाने वाले 3 बल्लेबाज हमारे टीम में हैं, वनडे की टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन। तो ये है, मेरे ख्याल से आज हो गया। 1 मिनट ज़रा जागरण देख लें, जागरण में क्या छपा है। महिला आरक्षण पर लोकसभा की मुहर। और एक खबर लखनऊ से छपी है कि दिसंबर में मिलेगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का उपहार। टर्मिनल 3 जो बन रहा है हमारे यहाँ लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट पे, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, दिल्ली की तरह अब लखनऊ भी टर्मिनल 3 वाला एयरपोर्ट होगा। चंद सप्ताह के बाद नए टर्मिनल से घरेलू और इंटरनेशनल विमान एक साथ उड़ान भर सकेंगे। करीब 5 साल पहले शुरू हुआ टर्मिनल 3 का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस साल दिसंबर में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नया टर्मिनल यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर थी, व्याकरण में मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं, गर्मी लग रही है ज़्यादा कुछ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार है मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए जाकि मेरा हौसला बना रहे और हम और आप यूं ही रूबरू होते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।